1970 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर एक बेटे का जन्म हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा भारतीय राजनीति के सबसे बड़े तूफानों का सामना करने वाला है। 31 अक्टूबर 1984। राहुल उस टाइम 14 साल के थे और स्कूल में थे जब उन्हें यह खबर मिली कि उनकी दादी इंदिरा गांधी पर जानलेवा हमला हुआ है। जब तक वो घर पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनकी प्यारी दादी जिनके साथ वो खेलते थे उन्हें उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह पूरे देश के लिए सदमा था, लेकिन राहुल गांधी के लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति थी, एक ऐसा घाव जो शायद कभी नहीं भर सकता। और इस घटना के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। राहुल और उनकी बहन प्रियंका को स्कूल से निकाल दिया गया और उनकी पढ़ाई अब घर पर ही होने लगी। दोस्तों से मिलना जुलना, बाहर जाना, सब कुछ बंद हो गया। उनके पिताजी उस वक्त राजनीति से दूर थे, अब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। राहुल अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि 7 साल के बाद यानी 21 मई 1991 को उनकी जिंदगी में एक और भयानक तूफान आया। इस बार निशाना बने उनके पिता राजीव गांधी। राहुल उस टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें फोन कॉल पर एक खबर मिली कि तमिलनाडु में उनके पिता पर एक आत्मघाती हमला हुआ है और जिसमें उनकी हत्या कर दी गई है। ये खबर उनके लिए किसी बिजली की झटके से कम नहीं थी। उन्होंने हिंसा और नफरत को बहुत करीब से देखा था और शायद इसी घटना ने उन्हें अंतर्मुखी बना दिया। वो कैमरे की चकाचौंध और राजनीति की दुनिया से दूर रहना चाहते थे और इसीलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत नहीं आए बल्कि लंदन चले गए और वहाँ एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में काम करने लगे। यहाँ पर उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाई और राहुल विंशी के नाम से काम करते रहे। उनकी मां सोनिया गांधी अपने पति की मृत्यु के बाद राजनीति से दूर थीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पार्टी बिखर रही थी और सबको लगता था कि सिर्फ गांधी परिवार ही है जो इसे एकजुट बनाए रख सकता है। और आखिरकार भारी दबाव के बाद सोनिया गांधी राजनीति में प्रवेश करती हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी दबाव अधिक होने लगता है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन्हें भविष्य के नेता के रूप में देखते थे। मतलब कहानी कुछ ऐसे बनी कि एक तरफ राहुल गांधी थे जो सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे और दूसरी तरफ उनकी प्रजा थी जो उन्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी। और आखिरकार लंबे वक्त तक सोचने के बाद 2004 में उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और अपने पिता की पारंपरिक सीट अमेठी से विशाल जीत के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी। अब वो सांसद तो बन गए थे, लेकिन उन्हें खुद को साबित करना था। उनके शुरुआती साल सीखने और समझने में भी थे। उन्होंने देश भर का दौरा किया, किसानों के घर गए, दलितों से मिले और छात्रों से बात की। मतलब वह उन समस्याओं को समझना चाहते थे जिससे आम आदमी हर रोज जूझता है। उनका इरादा तो नेक था, लेकिन शायद उनका तरीका उस वक्त की राजनीति के लिए नया था। वह अचानक से किसी गरीब के घर खाना खाने पहुंच जाते या किसी गांव में रात गुजार लेते थे। अपोजिशन ने इसे एक पॉलिटिकल टूरिज्म कहकर खारिज कर दिया। शायद उस टाइम लोग ऐसे नेता की आदी हो चुके थे जो मंच से गरजता हो और विशाल वादे करता हो। राहुल का सीधा और शांत तरीका लोगों को आसानी से समझ में नहीं आया। साथ ही वह भाषण देने में भी कंफर्टेबल नहीं थे और भीड़ के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाते थे। उनका तरीका ज्यादा कॉर्पोरेट जैसा था। वह सिस्टम को समझने, संगठन को मजबूत करने और युवाओं को राजनीति से संबंधित करने की बात करते थे। यानी कि वो भारत को एक अलग ही नजरिए से देख रहे थे। उस टाइम तक वो सीख रहे थे, समझ रहे थे और इस दौरान उनसे गलतियां भी हो रही थी। उनके भाषणों में वो धार नहीं थी जो लोगों को तुरंत आकर्षित कर ले और इस दौरान वो अक्सर ऐसे बयान दे देते थे जिनका अक्सर गलत मतलब निकाला जाता था। उनके विरोधी इन मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि उनके भाषणों की छोटी छोटी क्लिप्स को काटकर और एडिट करके फैलाया जाने लगा और उनका मजाक बनाया जाने लगा। उनके पास उनके विरोधियों के हमलों का कोई ठोस जवाब नहीं होता था। वो या तो चुप रह जाते या ऐसी बात कह देते थे जिनसे माहौल और ज्यादा खराब हो जाता था। अब देखो, राजनीति में किसी नेता को हराने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आप उसे चुनाव में हरा दें और दूसरा, आप उसकी छवि को इस तरह से खराब कर दें कि जनता उसे एक नेता के रूप में एक्सेप्ट ही ना कर पाए। राहुल गांधी के खिलाफ इसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद समय गुजरता है और साल आता है 2010 का। उस टाइम इंडिया में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स तेजी से बढ़ रहे थे। बीजेपी जो उस टाइम विपक्ष में थी उसने इस मीडियम की ताकत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसके बाद उन्होंने एक मजबूत और संगठित आईटी सेल बनाया जिसका काम सिर्फ पार्टी का प्रचार करना ही नहीं था बल्कि मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी की छवि पर लगातार हमला करना भी था। सबसे पहले उनके भाषणों को निशाना बनाया गया। उनके भाषणों में से कुछ सेकंड्स की क्लिप काटी जाती थी जिसमें वह या तो जुबान से फिसल गए हों या फिर कोई आधी अधूरी बात कह रहे हों और फिर उस क्लिप को बिना किसी रेफरेंस के सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता था। लाखों लोग उस छोटी सी क्लिप को देखते और यह मान लेते कि राहुल गांधी को बोलना ही नहीं आता। उनके पूरे भाषणों को सुनने की जहमत कोई नहीं उठाता था। धीरे धीरे यह एक ट्रेंड बन गया। उनकी हर रैली, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके भाषण के छोटे छोटे क्लिप्स को निकालकर उनका मजाक बनाया जाता था।
इसके बाद दौर आता है मीम्स का। मीम्स यानी मजाकिया तस्वीरें और वीडियो, जिसके बाद राहुल गांधी की फोटोज को एडिट करके और उन पर मजाकिया कैप्शन से लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पेजेस में शेयर किया जाने लगा। इन मीम्स में उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया जाता था जो नासमझ है और जिन्हें देश की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और जो अपनी माँ के कहने पर ही राजनीति कर रहा है। यह एक ऐसा हमला था जिसका जवाब देना उस टाइम मुश्किल था, क्योंकि आप एक राजनीतिक आरोप का जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन आप एक मजाक का जवाब कैसे देंगे। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि आपके अंदर हास्य की भावना नहीं है, और अगर आप चुप रहते हैं तो यह मान लिया जाता है कि जो दिखाया जा रहा है वो सच है। राहुल गांधी के खिलाफ इस नैरेटिव को बार बार दोहराया जा रहा था और उनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा था। अगर वे आलू की फैक्ट्री लगाने की बात करते तो उसे इस तरीके से दिखाया जाता कि जैसे वो कह रहे हो कि आलू फैक्ट्री में उगता है। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आलू से सोना बनाने की वो बात कर रहे हैं। से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। पूरे बयान से साफ है कि राहुल ने पीएम मोदी का हवाला देकर उन पर तंज कसा था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने आधा अधूरा बयान फैला दिया। और इस तरह हजारों झूठी और अधूरी खबरों के जरिए लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया कि राहुल गांधी एक पप्पू हैं, और ये नाम इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि लोग उनका असली नाम भूलकर उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे। अल्टीमेटली इसका असर यह हुआ कि राहुल गांधी जब भी कोई मुद्दा उठाते, जैसे भ्रष्टाचार का हो या किसानों की आत्महत्या का हो, तो लोग उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि ये तो पप्पू है, ये क्या बोलेगा। और इस टाइम तक राहुल गांधी बिल्कुल अकेले रह गए थे। उनकी पार्टी भी उन्हें पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर पा रही थी। फिर आता है 2014 का इलेक्शन। उस टाइम पूरे देश में मोदी लहर थी। हर एक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के सबसे बुरे प्रदर्शनों में सिमट गई। उसे सिर्फ 44 सीटें ही मिली। यह एक ऐसी हार थी जिसने पूरी पार्टी को हिलाकर रख दिया। राहुल गांधी ने अमेठी से अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन वे उस तूफान को नहीं रोक पाए जिसने उनकी पार्टी को लगभग समाप्त कर दिया था। 2014 से 2019 तक के जो 5 साल जो थे वो उनके लिए बहुत टफ टाइम था। वह कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने रहे, लेकिन पार्टी को फिर से स्थापित करने की उनकी हर कोशिश नाकाम होती गई। एक के बाद एक राज्यों से कांग्रेस चुनाव हारती गई। इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो शायद पहले किसी ने कभी नहीं की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे और व्यक्तिगत हमले करना शुरू कर दिए। जैसे राफेल लड़ाकू विमान को लेकर उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया। नहीं भैया, चौकीदार भागीदार नहीं है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। उन्हें लगा कि अगर वो प्रधानमंत्री की छवि पर सीधा प्रहार करेंगे तो शायद लोग उनकी बात सुनेंगे, लेकिन यह दाव भी उल्टा साबित हुआ। लोगों ने इसे एक हताश नेता का हमला माना और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे अपने अपमान से संबंधित करके चुनावी फायदा उठा लिया। हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा, और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। और फिर आते हैं 2019 के चुनाव, और इस बार नतीजा 2014 से भी बुरा था। कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई और राहुल अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से भी चुनाव हार गए। इस घटना के बाद वो पूरी तरह से हताश हो जाते हैं और हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने आज औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं और 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली। और इसके बाद राजनीति से लगभग गायब हो गए। वो मीडिया से बात नहीं करते थे, रैलियों में नहीं जाते थे और संसद में भी बहुत कम बोलते थे। और इसीलिए उनके विरोधी और मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने राजनीति त्याग दी है और वो डरकर भाग गए हैं। लेकिन ये एक आत्मचिंतन का दौर था, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वो अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को और भारतीय राजनीति की बदलती सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भारत को फिर से अध्ययन करना शुरू किया
लेकिन इस बार एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक आम आदमी के तौर पर। वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए, बिना मीडिया कवरेज के छात्रों से मिले और किसानों और मजदूरों के छोटे छोटे समूहों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। यहाँ पर वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के लोग असल में सोचते क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं और उनके डर क्या हैं। उस टाइम उन्होंने महसूस किया कि उनकी लड़ाई केवल एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से नहीं है बल्कि आरएसएस की विचारधारा से है। इन सब का रिजल्ट यह निकला कि उनके भाषणों का फोकस अब बदल गया। वो अब सिर्फ सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करते थे बल्कि वे भारत के विचार, संविधानिक मूल्यों और अनेकता में एकता की बात भी करने लगे। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करके लोगों से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन बनाया। अब वो लंबे और गंभीर वीडियो बनाने लगे। उन्होंने यहाँ पर अपने पप्पू वाली इमेज को खत्म करने की कोशिश की और खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो गंभीर मुद्दों की गहरी समझ रखता है। शुरुआत में लोगों ने इसका भी मजाक बनाया। अगर राहुल गांधी हक करते हैं और कहते हैं कि आप सभी के लिए मैं पप्पू हूँ, लेकिन मेरे अंदर आप लोगों के लिए कोई घृणा नहीं है। के लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी। लेकिन धीरे धीरे खासकर युवाओं के बीच उनकी बातों को सुना जाने लगा। अब तक राहुल गांधी ये समझ चुके थे कि अगर उन्हें राजनीति के इस खेल में वापस आना है तो उन्हें खेल के नियम बदलने पड़ेंगे और कुछ ऐसा करना होगा जो इंडियन पॉलिटिक्स में कभी नहीं हुआ हो। उन्हें जनता के बीच जाना होगा, लेकिन इस बार वोट मांगने के लिए नहीं बल्कि उनका दर्द सुनने के लिए। और 7 सितंबर 2022 इसी दिन राहुल गांधी निकल पड़े अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर, जिसका नाम रखा गया भारत जोड़ो यात्रा। एक ऐसा सफर जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाना था, मतलब 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा। जब उन्होंने इसकी घोषणा की तो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने इसे एक पॉलिटिकल स्टंट कहकर खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि राहुल गांधी कुछ दिन चलेंगे, थक जाएंगे और यात्रा बंद हो जाएगी। राहुल गांधी यात्रा शुरू करेंगे जिसमें 200 वीआईपी गेस्ट भी शामिल होंगे। ये यात्रा करेंगे। अरे थाईलैंड का वॉकिंग स्ट्रीट नहीं है कि यहाँ ये यात्रा करेंगे, वॉकिंग करेंगे। अरे यात्रा में दृढ़ निश्चय चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है, तब जाकर कोई यात्रा सक्सेसफुल होता है। अरे तू रागा, तू T3 के लाइन में लग जा, यात्रा वही कर ले, फिर वही थाईलैंड निकल जाना। बीजेपी ने भी इसका मजाक बनाते हुए कहा कि ये तो परिवार बचाओ यात्रा है। मतलब किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि ये यात्रा कुछ खास कर पाएगी। देखिए चित्रा जी, ये कोई पहली बार नहीं है जो इस प्रकार का इवेंट राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कर रही है, और ये पहली बार नहीं है जो इस पर उत्तर हम लोग दे रहे हैं। अब तो 2014 से यही सब चल रहा है। आप देख रहे थे इससे पहले कोई खाट यात्रा भी हुआ था, तो बाद में मालूम पड़ा कि वो सब खाट वाट उठा करके लोग चले गए, वो बीच में ही खाट यात्रा समाप्त हो गया। तो आज कुछ कंटेनर वंटेनर लेके निकले हुए हैं, अभी आप दिखा रही थी रिपोर्ट में। इससे पहले 2 अच्छे लड़कों की भी यात्रा हुई थी। तो बहुत सारा ऐसा कुछ इवेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है बीच बीच में। हम सब भी खुश हैं, होते रहना चाहिए। बहुत दिन से राहुल गांधी दिख नहीं रहे थे टीवी पे, बहुत दिन से राहुल गांधी आ नहीं रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आगे जो होने वाला था वो सबकी सोच से परे था। राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। शुरुआत में उनके साथ कुछ 100 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए लोगों का जनसमूह उनके साथ होता गया। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुंच गई है कि राहुल गांधी का जो काफिला है वो चलते चलते यहाँ तक पहुंचे और इस यात्रा में फंसा सीएम योगी का काफिला। ये राहुल क्या कर रहा है? ये बंद करो। ये कोविड के समय ऐसे भीड़ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कोविड जोड़ो यात्रा है? ऐसे भड़काओ मत लोगों को। और ये रास्ता क्यों बंद कर रहे हो? अरे विकास कैसे होगा? अरे पूरे देश के रास्ते रोक दिए, विकास कैसे होगा? फिर विकास नहीं होगा तो किसको बोलोगे? कोविड हो जाएगा तो किसको कोसोगे तुम लिप्टांड? मुझे मालूम है हमारे योगी जी का भी तुमने रोक दिया काफिला। विकास रोकने की कोशिश हो रही है, कोविड ऐड करने की कोशिश हो रही है। रोको भारत जोड़ो यात्रा, कोविड जोड़ो यात्रा है, रोको। ये किसी राजनीतिक रैली की भीड़ नहीं थी, यह आम लोगों का सैलाब था। किसान, छात्र, मजदूर, बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे थे। इस दौरान उनका एक नया रूप भी सामने आया। उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी और उनके चेहरे पर धूप और धूल का असर साफ दिख रहा था। वो हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चलते थे और शाम को एक जनसभा को संबोधित करते थे। इस दौरान उन्होंने एक नया नारा दिया कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। साथ ही उन्होंने भारत की आत्मा को भी बहुत करीब से महसूस किया। उन्होंने उस दर्द, गरीबी और असमानता को देखा जो अक्सर विशाल शहरों की चकाचौंध में छिप जाती है। इस यात्रा ने उन्हें अंदर से बदल दिया। उनका डर खत्म हो गया और अब वो इस बात की परवाह भी नहीं करते थे कि मीडिया उनके बारे में क्या कहता है या उनके विरोधी उनका कितना मजाक उड़ाते हैं। 135 दिन तक चलने के बाद ये यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ समाप्त हुई, जब उन्होंने बर्फबारी के बीच हजारों लोगों के सामने अपना आखिरी भाषण दिया।
इसके बाद जब राहुल गांधी दिल्ली लौटे तो अब वो पुराने वाले राहुल नहीं थे। उनके बोलने का अंदाज, यहाँ तक कि उनका कॉन्फिडेंस सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो चुप नहीं रहेंगे और सत्ता से सीधे और तीखे सवाल पूछेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें संसद के बजट सत्र में देखने को मिला, जब उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के संबंधों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने तस्वीरों और डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए ये आरोप लगाया कि सरकार अपने नियमों को ताक पर रखकर एक खास उद्योगपति को फायदा पहुंचा रही है। हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है? लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये भाषण इतना फैक्चुअल और एग्रेसिव था कि सत्ता पक्ष के सांसद भी हैरान रह गए और इस भाषण के बाद उनकी राजनीतिक छवि में जबरदस्त उछाल आया। जो लोगों ने गंभीरता से नहीं लेते थे वे भी अब उनकी तारीफ करने लगे। उन्हें लगा कि देश को एक ऐसे ही विपक्षी नेता की जरूरत है जो सरकार से डरता ना हो। लेकिन इस नए अवतार की उन्हें एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके भाषण के कुछ ही हफ्तों के बाद गुजरात की एक अदालत ने एक पुराने मानहानि के केस में उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। आज मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई तो हंगामा मच गया, बवाल हो गया। ये मामला 2019 के एक भाषण से संबंधित था। ये वो भाषण है। सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। इसके 24 घंटे के ही भीतर लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी। बीजेपी को यह लगा कि इससे राहुल हताश हो जाएंगे और उनकी राजनीतिक पारी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। लोगों को लगा कि उन्हें सच बोलने की सजा दी जा रही है और अपोजिशन की सारी पार्टियां उनके समर्थन में एकजुट हो गईं। इसके कुछ ही महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी और उनकी संसद की सदस्यता फिर से बहाल हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने 2024 के आम चुनावों के लिए मंच तैयार कर दिया था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी थे जो 400 पार के नारों के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ था इंडिया गठबंधन जिसका चेहरा अनौपचारिक रूप से राहुल गांधी ही थे। किसी को भी इस गठबंधन से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। ज्यादातर मीडिया सर्वे और राजनीतिक पंडित ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी और कांग्रेस एक बार फिर 50 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। लेकिन जब 4 जून 2024 को वोटों की गिनती शुरू हुई तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े यानी 272 सीटों से काफी दूर रह गई। उसे सिर्फ 240 सीटें ही मिली, यानी 400 पार का नारा सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने सबको हैरान कर दिया। उसने 99 सीटें जीती जो पिछले 2 चुनाव के मुकाबले लगभग दुगनी थी और इस तरह इंडिया गठबंधन ने मिलकर 233 से ज्यादा सीटें हासिल की जो किसी भी एग्जिट पोल से मेल नहीं खाते थे। यह भारतीय मतदाताओं का एक ऐसा फैसला था जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। भले ही वह सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने सत्ता पक्ष को एक मजबूत संदेश दे दिया कि अब देश में एक शक्तिशाली विपक्ष मौजूद है। उन्होंने नीट एग्जाम में हुई धांधली और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा और युवाओं की आवाज को संसद में उठाया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपका खुद पर विश्वास है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। हार और जीत दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी हार के बाद हम दोबारा कैसे खड़े होते हैं।